दोस्तों, आज हम भारतीय न्यायपालिका का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय न्यायपालिका है क्या। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, अगर उसके मूल स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसमें अंतर्निहित प्रभाव, उसकी कार्य क्षमता और उसकी व्यापकता को नहीं समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न मेरे सामने ये आता है कि भारतीय न्यायपालिका क्या है और भारतीय न्यायपालिका किसके लिए है, क्यों है, भारतीय न्यायपालिका किसके लिए है और भारतीय न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। व्हाट इज द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, व्हाई द इंडियन जुडिशरी सिस्टम एंड हाउ इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज वर्क्स एंड फॉर होम द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो दोस्तों, जब हम भारतीय न्यायपालिका के स्वरूप को जानते हैं तो सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय न्यायपालिका एक न्यायिक सर्वोच्च भारतीय न्यायपालिका जो है एक न्यायिक सर्वोच्चता को लिए हुए है और जो देश में सबसे बड़ी न्यायिक इकाई है। क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उसके बाद जब हमने भारतीय न्यायिक भारत के आगामी स्वरूप को बनाने की कोशिश की या उसको निर्मित करने की कोशिश की, तो सर्वप्रथम संविधानविदों के सामने भी यह प्रश्न यक्ष प्रश्न बन के सामने आया कि किस तरीके से आने वाले भारत के भविष्य को निर्मित किया जाएगा और भारत के भविष्य को निर्मित करने के साथ साथ उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। क्योंकि भारत की क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या होने के साथ साथ बहुसंख्यक विविधताओं से भरा हुआ भारत है, तो इसमें इन विविधताओं को आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए हम किस तरीके से भारतीय जनमानस को आगामी स्वरूप दे पाएंगे, वो भी संरक्षण, जिम्मेदारी, न्याय के साथ। तो इसके तहत हमने देखा कि भारत आज़ाद होने के साथ ही जब हमने भारतीय न्यायपालिका की स्थापना की तो उसमें न्यायिक क्रम में उसको स्थापित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके बाद हमने नीचे के न्यायालयों को देखा जो जिला अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम भारतीय न्यायपालिका के स्वरूप की बात करते हैं तो क्या है अगर कोई जानते हैं तो हमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि भारतीय न्यायपालिका किसके लिए कार्य करती है। क्योंकि ये कुछ ऐसे ही है जैसे एक परिवार में 10 लोगों का एक फैमिली है, 10 पीपल से की एक फैमिली है और 10 पीपल से उस फैमिली को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी। ऐसे ही जो हमारा संपूर्ण भारत अभी 1 अरब 36 करोड़ के आसपास या 34 करोड़ के आसपास जो है उसको रेगुलेशन कौन देगा। रेगुलेशन कहने का मतलब ये है कि उस जनता की ज़रूरतों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, उनमें निहित प्रतिनिधित्व को कौन, उनमें निहित योग्यता को प्रतिनिधित्व कौन देगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय न्यायपालिका इसको एक सुपरविजन के तौर पे देखती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि भारतीय न्यायपालिका किसके लिए, भारतीय न्यायपालिका क्यों है, क्या है। तो हमने जाना भारतीय न्यायपालिका क्यों है। क्यों है का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, अगर भारत में निहित लोगों की क्षमताओं, योग्यताओं और उनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है या उनमें अतिक्रमण किया जाता है तो इसके संरक्षण के लिए भारतीय न्यायपालिका है। लेकिन अब मूल प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि भारतीय न्यायपालिका किन आधारों को लेते हुए कार्य करती है या किसका, हम कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका किसका संरक्षण करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका भारतीय संविधान की गार्जियन है, उसका संरक्षण करती है। आप एक सिंपली सोचते हैं कि भारतीय न्यायपालिका अगर भारतीय संविधान का संरक्षण नहीं करेगी तो किसका करेगी। क्योंकि भारतीय संविधान में निहित वो मूलभूत आधार, वो मूलभूत आदर्श जिनके द्वारा भारतीय नागरिक विकास को प्राप्त करते हैं का ही संरक्षण करती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि अधीनस्थ न्यायालय अपने स्तर से कार्य कर रहे होते हैं तो वो भारतीय संसदीय व्यवस्था, भारतीय संसदीय शक्ति, राज्य विधानमंडल की शक्ति और जिला स्तर में जो हमारी इकाइयाँ होती हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ या अन्य इकाइयाँ, उनकी शक्तियों का नियमन, नियंत्रण और संचालन करती है। क्योंकि आप देखो, अगर संसदीय विधानमंडल, संसदीय व्यवस्था में अगर कोई ऐसी कानून बनता है जो नागरिकों के हितों के खिलाफ है या उनके जन कल्याण के विपरीत अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी सर्वप्रथम या प्राथमिक दायित्व यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दे। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट यह जांचने की कोशिश करती है कि जो भी कानून संसदीय व्यवस्था के द्वारा निर्मित किया जाता है क्या वो जन कल्याणार्थ है या नहीं है। अगर वो जन कल्याणार्थ नहीं है या भारतीय जन समूह की आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी, हम कह सकते हैं उनकी स्वरूप को देखते हुए नहीं बनाया जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो इसलिए भारतीय न्यायपालिका का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय न्यायपालिका किसके लिए है। इसके बाद आते हैं भारतीय न्यायपालिका कार्य कैसे करती है।
दोस्तों हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये होती है कि भारतीय न्यायपालिका जो है एक न्यायिक सर्वोच्च इकाई है, और जो क्या करती है कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्लस संसद द्वारा बनाए गए कानून का अवलोकन करती है। अगर उसको ये लगता है कि कोई ऐसा कानून जो विधानमंडल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए और संसदीय व्यवस्था ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, संसद ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अगर निर्मित किया है, तो वो उसको उसके मूल प्रभाव से निरस्त कर देती है। क्योंकि वो एक गार्जियन का काम कर रही है। उसको पता है कि भारत की 1 अरब 36 करोड़ जनता के हित के खिलाफ अगर कोई कानून जा रहा है, तो उसको वो उसके मूल स्वरूप से ही नष्ट कर देती है, या हम कह सकते हैं कि उसको उस कानून को ही निरस्त कर देती है। वो अपने मूल स्वरूप में ही प्रभाव शून्य हो जाता है। दोस्तों दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के वास्तविक चरित्र से हम कैसे परिचय प्राप्त करें या कैसे रूबरू हों। क्योंकि भारतीय न्यायपालिका के कार्यों की जब हम बात करते हैं, तो हमारा पहला नोटिस या हमारा पहला इंटेंशन इस तरफ जाता है कि भारतीय न्यायपालिका उन कौन से आदर्शों का संरक्षण करती है जिसके माध्यम से नागरिक के हितों को साधा जा सके या नागरिक के हितों का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, एक फैमिली है, फैमिली में 20 लोगों की एक फैमिली है, उसमें जो परिवार का मुखिया होगा, उसका दायित्व तो यह होता है कि परिवार के 20 लोगों की उस फैमिली को रेगुलेशन को देखे, और यहाँ तक कि अगर परिवार के सदस्य आपस में ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें एक वो समन्वय स्थापित करे ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। तो इसके लिए उसके पास कुछ आधार होते हैं। उसके बाद आधार क्या होंगे, जैसे परिवार में 20 लोगों की फैमिली है, 20 पीपल्स फैमिली है, तो उसके आधार ये होंगे कि कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो परिवार के हितों के खिलाफ हो और परिवार की योग्यताओं क्षमताओं के खिलाफ जाके हो। अर्थात कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं, कोई भी परिवार में 20 लोगों के सदस्यों का परिवार है, उसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जो लोगों के परिवार के सदस्यों के ही खिलाफ जाए। तो अब यहाँ पे निर्णय क्षमता किसके पास है, यहाँ पे न्याय करने की निर्णय क्षमता जो है वो परिवार के मुखिया के पास है। क्योंकि परिवार का जो मुखिया है उसको सारे लोगों की क्षमताओं, योग्यताओं, उनके निर्णयों और उनकी गलतियों का एहसास है। तो इसलिए वो वहाँ पे क्या करता है, इंटरफेयर करता है। जब वो इंटरफेयर करता है तो इससे क्या होता है, परिवार में एक समन्वय स्थापित हो जाता है और परिवार एक तरीके से डेवलपमेंट को प्राप्त होता है और एक अग्रणी भूमिका में रहता है। ऐसे ही भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप है। भारतीय न्यायपालिका क्या करती है, भारतीय संविधान में निहित उन मूलभूत तत्वों को, खासतौर से जो हमारी प्रस्तावना में वर्णित है, जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, उनका संरक्षण करती है। अब वो भारतीय प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रीएम्बल जो है वो कोई शब्द मात्र नहीं है, अर्थात वो भारतीय जनमानस के चरित्र को निरूपित करती है। वो यह दर्शाती है कि कैसा भारत का निर्माण किया जाए, भारत का निर्माण क्यों किया जाए, और भारत के निर्माण में किन चीज़ों को जो चीज़ें बाधक आ रही हैं तो उनको किस तरीके से हटाया जाए, और भारत के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि वो आधारभूत लक्षण कौन से हैं जो भारत के भविष्य को संरक्षण या स्थायित्व प्रदान करने के लिए न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, उनमें हमने देखा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, खासतौर से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय है, उनका वो संरक्षण करते हैं। जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक कल्याणकारी राज्य, न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बंधुता, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा, उपासना की स्वतंत्रता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर इन भारतीय प्रस्तावनाओं में से स्वतंत्रता हटा ली जाए या समानता हटा ली जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसका प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति अपनी में निहित योग्यताओं, क्षमताओं और अपनी बुद्धि और विवेक का लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमने स्वतंत्रता को हटाने के बाद व्यक्ति के पास अब अपनी अर्जित क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म को भारतीय न्यायपालिका समुचित रूप से प्रदान करती है। वो कैसे प्रदान करती है, उदाहरण के लिए हमने कोई विधि या कोई विधान बनाया राज्य विधानमंडल द्वारा या संसदीय व्यवस्था द्वारा, तो उसमें यह आकलन करते हुए विधान बनाया गया कि राज्य के जनमानस की आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी योग्यताएं और उनकी आवश्यकताएं क्या है, और उनके मध्य एक समन्वयकारी संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। इसको देखते हुए हम जब विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बना के लाते हैं तो इससे क्या होता है, जनता के प्रत्येक वर्ग को युक्ति संगत प्रतिनिधित्व मिलता है। और यही काम हमारी विधानमंडल करते हैं। अगर इसमें कहीं पे लेफ्ट से कर जाते हैं तो इसका संरक्षण राज्य विधानमंडल के लेफ्ट से होने पे किसी कानून को बनाते हुए, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट वहाँ पर उसका संरक्षण करता है। वैसे ही संसदीय व्यवस्था में कोई ऐसा कानून बनता है जो देश के नागरिकों के हितार्थ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करती है, उसका सुपरविजन करती है। तो ये जो सुपरविजन
एबिलिटी है, यही नागरिकों के अधिकारों का, उनमें निहित क्षमताओं का, उनकी योग्यताओं को बल देती है और उसको एक प्रतिनिधित्व देती है। तो दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम भारतीय न्यायपालिका के संपूर्ण चरित्र को नहीं समझ पाएंगे तो हम उसमें अंतर्निहित मूलभूत अंतर को, या उसके अंदर जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे ऊपर डेवलप होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरीके से हम भारतीय न्यायपालिका के संपूर्ण चरित्र को समझते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें इस तरीके से कोरिलेशन को समझना होगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल तरीके से सोचो, अगर परिवार में अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति जो परिवार के संरक्षण का दायित्व लेता है, या जिसके ऊपर परिवार के संपूर्ण भरण पोषण का, उसके संरक्षण का, उसके निर्वहन का दायित्व है, तो उसका दायित्व यह भी होता है कि परिवार में अगर कोई क्लेश होता है, कोई झगड़ा होता है या कोई अनबन होती है, तो वो किस तरीके से एक साम्यता स्थापित कर पाए। इसके अभाव में क्या होगा, इसके अभाव में क्या होगा, परिवार के जो पारिवारिक सदस्यों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे होंगे, एक दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे होंगे, एक दूसरे के प्रति अतिक्रमण कर रहे होंगे, इससे क्या होगा, परिवार का विखंडन होगा। ऐसे ही भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप है। भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप यह है कि भारतीय जनमानस में अगर कोई ऐसी बात निकल के आती है जो कानून के इतर है, या कानून का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे न्यायपालिका अपनी सक्रियता दिखाती है, और इसी सक्रियता के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जनमानस को संरक्षण देते हैं। यह एक संपूर्ण भारतीय न्यायपालिका का एक, हम कह सकते हैं, बहुत ही आदर्श और बहुत प्रतिष्ठित स्वरूप है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित समता, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा, अगर इन चीज़ों को भी देखें तो ये व्यक्ति में निहित उन क्षमताओं को प्रतिनिधित्व देते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए विश्वास को ले लेते हैं, बिलीफ्स है। तो अगर कोई एक विशेष वर्ग अपने किसी विशेष धर्म में विश्वास रखता है, तो वो अब उसका प्रतिनिधित्व कैसे करेगा, उसका प्रतिनिधित्व इसलिए करेगा क्योंकि उसको संरक्षण दिया जाएगा। सपोज कोई माइनॉरिटी वर्ग है, सपोज आप ये मान के चलो उत्तराखंड में कोई ऐसी जाति है जिसका एक अपना विशेष धर्म है, अगर उस धर्म को वो अपना संरक्षण, उस धर्म को अगर वो प्रतिनिधित्व देना चाह रही है तो उसको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज वर्ग में आती है। और माइनॉरिटी वर्ग में आने में उसको इस बात का भी डर है कि कोई बहुसंख्यक जनता उसके अधिकारों का, उसके विश्वासों पर प्रहार ना करे। इसी प्रहार को रोकने के लिए राज्य उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। राज्य उच्च न्यायालय देखता है कि जो हमारी संविधान के मूलभूत आधार हैं, कहीं उन पर प्रहार तो किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इन पे प्रहार तो नहीं किया जा रहा। अगर इन पे प्रहार किया जा रहा है तो हमारी जो राज्य मशीनरी होती है उसको रोकने का प्रयास करती है, और हाईकोर्ट उसमें निर्देशन देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो भारतीय न्यायपालिका के चरित्र में समाई हुई हैं। ये तो एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको एक बृहद कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें तो ये भारतीय न्यायपालिका संपूर्ण व्यवस्थाओं का एक पुनर्अवलोकन करती है, देखती है कि व्यवस्थाओं के अंदर खामियां क्या हैं, किस तरीके से कार्यपालिका काम कर रही है, किस तरीके से व्यवस्थापिका काम कर रही है, किस तरीके से विधानमंडल काम कर रहा है, और किस तरीके से लोग जिनको पदों का दायित्व दिया गया है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे कानून के द्वारा उनको रोका जाता है या उन के ऊपर इंटरफेयर किया जाता है। इसीलिए रीट जाहिर की जाती है, ताकि व्यक्ति संस्था या कोई भी वर्ग अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें समझ ली। अब हम आगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं चर्चा करूंगा कि भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे के कोरिलेशन में काम करते हैं। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो वास्तविक भूमिका है वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से वो संपूर्ण देश को एकीकृत करने का प्रयास करती है। थैंक यू।